Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और आज हम इस सब्जेक्ट के फर्स्ट और इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट और इसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में इस यूनिट से किसी भी टाइप का कोई भी एमसीक्यूज या क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए इंतहाई इजी हो। इस यूनिट को बेहतर समझाने के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हमने इस यूनिट के पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया है। इस यूनिट के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने एक्सप्लेन किए हैं इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलेगा और हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और बेहतरीन वीडियोस लेक्चर हम इस यूट्यूब पे अपलोड करें। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर शेराज खान ने। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स हमने इस फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं और रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स आप इस यूनिट के सेकेंड पार्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। जिस तरह इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो इस यूनिट को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता हो और उस पे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले हमारे पास है रीज़न। तो रीज़न को हम उर्दू में कहते हैं वजह। रीज़न क्या होता है कि जब भी कोई भी काम हो तो उसका एक रीज़न ज़रूर होता है। रीज़न मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको चोट लगी, उस पे आप पट्टी बांधते हो तो उस पट्टी बांधने का भी एक रीज़न होता है। क्या रीज़न है कि एविडेंस से आपके पास जाहिर है कि जब आप वूंड पे या ज़ख्म पे पट्टी बांधोगे तो उससे ब्लड खून बहना स्टॉप हो जाता है, तो इसको कहते हैं रीज़न। अगर हम इसकी डिफिनीशन को देख लें तो रीज़न इज द ब्रॉडर मेंटल एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, फॉर्म जजमेंट एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट, एविडेंस और रेशनल थॉट। कि जब आप किसी भी चीज़ के एविडेंसेस कहते हैं सबूत को, या किसी चीज़ की रियलिटी को देख के जब आप अपने जहन में उसके लिए जजमेंट बनाते हैं, आप कोई डिसीजन लेते हैं, उस चीज़ पे सोचते हैं, तो इसको कहते हैं रीज़न। मिसाल के तौर पे अब एज अ नर्स अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहते हो कि मैंने IM इंजेक्शन 90 डिग्री पे लगाना है, तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। और रीज़न कहाँ से आता है? एविडेंस से आता है कि पहले रिसर्च हुआ होगा और उसने कहा होगा कि अगर IM इंजेक्शन आप 90 डिग्री पे लगाओगे तो आपके पास मेडिसिन सही स्ट्रेट जाएगी मसल में और जो आपका डिज़ायर आउटकम है वो आपको मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड, उसके बारे में जजमेंट या डिसीजन बनाने के लिए जो कि बेस करता है किसी फैक्ट रियलिटी पे या एविडेंसेस पे, तो इसको कहते हैं रीज़न। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, अ नर्स डिसाइड टू मॉनिटर अ पेशेंट ब्लड प्रेशर मोर फ्रीक्वेंटली बिकॉज द पेशेंट इज शोइंग साइन ऑफ शॉक।
अब ये आप लोग खैर आगे भी पढ़ोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझा दूं। शॉक जो है ये कि अगर एक पेशेंट आपको पता चलता है कि उसके बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे खून बह गया। अब अगर मैं कहता हूं कि ये इस मरीज को क्या होता है, ये शॉक में जा सकता है या ये शॉक में चला गया है, इसकी बॉडी में खून की कमी हो गई है, तो सबसे पहले मैंने जो काम करना होगा वो इसका ब्लड प्रेशर फाइंड करना है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने इस मरीज का ब्लड प्रेशर क्यों जो है चेक किया, सबसे पहले क्यों आपने इसके वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर चेक किया, तो उसका रीजन आप दोगे क्योंकि इस मरीज से खून ज्यादा बह गया था, इसके बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका बीपी लाजमी ड्रॉप हो गया होगा, मैं पहले बीपी चेक कर लूं, ऐसा ना हो कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में गया हो। तो ये क्या है, रीजन है, रीजन। और रीजन किस बेस होता है, रीजन आपके एविडेंस या फैक्ट बेस होता है। अब जो इस एग्जाम्पल में जो हम रीजन या रीजनिंग करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस होता है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में गया है तो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि जब किसी भी पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी आएगी, उसके वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसका ब्लड प्रेशर उसके साथ कम होगा। तो क्या है कि आप नर्सिंग साइड पे जो भी काम करेंगे उसका आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, और जो वजह है उस काम करने की वो आपके पास आता है नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, और इसको हम कहते हैं रीजन। यहां पे अनदर एग्जांपल है कि अ नर्स notice a patient with respiratory rate of 28 per minute and oxygen saturation 91% on room air. Reasoning lead to conclusion that supplemental oxygen is needed. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पेशेंट है जिसका रिस्पायरेटरी रेट 28 पर मिनट है, जो कि टेकिपनिया को शो करते हैं, मतलब उसका रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो 90 से एबव होना चाहिए वो 91% है, मतलब ये मरीज ऑक्सीजन की कमी की तरफ जा रहा है, तो हम उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो फिर अगर हमसे कोई डॉक्टर या कोई भी हमसे रीज़न पूछे तो हम कहेंगे कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और उसको ओवरकम करने के लिए उसका रिस्पायरेटरी रेट बढ़ गया था, इसलिए मैंने उसको ऑक्सीजन लगाया। तो इसको कहते हैं रीज़न, और इन चीज़ों के बिहाफ पे हम रीजनिंग करते हैं। अब अगर रीजनिंग न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो, फार्मूला के शक्ल में हो कि हम कहते हैं कि इसको इतना लीटर फ्लूइड मिलना चाहिए, इस रेट पे मिलना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है लॉजिक। लॉजिक तो आपको पता है, जब भी कोई बंदा हमें कोई बात कहता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपके बात का क्या लॉजिक है, किस बेस पे आप ये बात कहते हो। तो इसकी डिफिनीशन है कि अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कमिंग टू द राइट कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब आपके पास जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को यूज करके उसको तरतीब दे के जब आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो तो उसको हम कहते हैं लॉजिक। डिफरेंट लोग डिफरेंट लॉजिक यूज करते हैं, कुछ शॉर्टकट लगाते हैं, कुछ जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीका किसी भी चीज़ को इंफॉर्मेशन को यूज करके कंक्लूजन की तरफ पहुंचने को, इस सिस्टमेटिक मेथड को हम कहते हैं लॉजिक। Logic is a structured formal system or method for evaluating argument and reasoning, typically focusing on whether conclusion follow necessary from premises. अब यहाँ पे एक बात है आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट कहते हैं वजाहत देना, आर्गुमेंट कहते हैं अपनी राय देना। आर्गुमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो पार्ट्स हैं आर्गुमेंट के। एक है आर्गुमेंट का पार्ट प्रीमिसिस और एक है उसका पार्ट कंक्लूजन। ये दो को मिला के हमारे पास आर्गुमेंट बनता है, सही है। इसके आगे एग्जाम्पल भी आएंगे तो वहां से भी हम आपको बता देंगे, और यहां पे जो एग्जाम्पल है इसके जरिए मैं बताता हूं कि अगर हम कहते हैं
इफ ब्लड प्रेशर इज लो एंड पल्स इज हाई, नर्स लॉजिकली सस्पेक्ट हाइपोवोलेमिया। अब हाइपोवोलेमिया जो है ये कंक्लूजन है। अगर एक नर्स आर्गुमेंट पेश करती है कि फला मरीज हाइपोवोलेमिया में है, तो ये जो हाइपोवोलेमिया में कहती है ये है कंक्लूजन। अब इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए वो लाजमी एक्सप्लेनेशन देगी। एक्सप्लेनेशन क्या देगी कि मरीज का ब्लड प्रेशर भी कम है और उसका पल्स ज्यादा है, इसलिए मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इस मरीज क्या है, ये हाइपोवोलेमिया में जा रहा है। तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो जब भी आप आर्गुमेंट देते हो तो उसमें कंक्लूजन होता है, तो उसके सपोर्ट में जो डिटेल देते हो उसको प्रीमिसिस कहते हैं। तो जब भी आप आर्गुमेंट दो, कोई कंक्लूजन दो, तो प्रीमिसिस और कंक्लूजन के दरमियान एक लॉजिक होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये मरीज मुझे कमजोर नजर आ रहे हैं इसलिए ये हाइपोवोलेमिया में है। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप बात करोगे लॉजिक के साथ। तो आर्गुमेंट जो मैंने आपको कह दिया कि आर्गुमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक कंक्लूजन होता है जो फाइनल रिजल्ट है, और उस कंक्लूजन के सपोर्ट में आप जो डिटेल देते हो उसको प्रीमिसिस कहते हैं, जो यहां पे इन्होंने दिया है। तो ये दो चीजें आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ऑल पेशेंट विद ब्लड लॉस हैव ड्रॉप इन हेमोग्लोबिन। अब आप कहते हो कि तमाम वो मरीज जिसका ब्लड लॉस होता है तो ब्लड के साथ उसका एच भी ड्रॉप हो जाता है। तो क्या है कि जो ड्रॉप हेमोग्लोबिन है ये कंक्लूजन है, और इसके सपोर्ट में ये आपने क्या किया, प्रीमिसिस दिया, और इनके दरमियान एक लॉजिक बनता है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये यूनिट लेकर आए इसलिए है कि नर्सिंग में आप कोई भी काम करोगे, उसमें कोई भी आर्गुमेंट आप पेश करोगे, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर रीजन और लॉजिक होना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आएगा, लिहाजा आप लोग हमारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अब आ गई बात आर्गुमेंट की, और आर्गुमेंट में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट सपोर्ट्स आर एस्टेब्लिश अ कंक्लूजन। कि आर्गुमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें एक कंक्लूजन होता है, और उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्टिंग सेंटेंस है उनको प्रीमिसिस कहते हैं। यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि द पेशेंट टेम्परेचर इज 39 डिग्री सी and he is shivering, so he may have an infection। अब ये इन्फेक्शन जो है ये कंक्लूजन है, इसके सपोर्ट में ये जो आपको नजर आता है ये इसको कहते हैं प्रीमिसिस। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास बनता है आर्गुमेंट। तो कोई आपसे पूछे तो आप उसको कहो कि आर्गुमेंट दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है, एक कंक्लूजन होता है, एक प्रीमिसिस होता है। कंक्लूजन फाइनल रिजल्ट है, इसके सपोर्ट में जो डिटेल होता है उसको हम कहते हैं प्रीमिसिस। इन दोनों को मिला के हमारे पास आर्गुमेंट बनता है। और ये आर्गुमेंट के आपके पास एग्जाम्पल हैं कि ऑल पेशेंट विद लो ऑक्सीजन सेचुरेशन नीड ऑक्सीजन थेरेपी। अब आपने कहा कि फला मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है, ये तो आपने कंक्लूजन बताया। आर्गुमेंट है लेकिन आर्गुमेंट में आपने कंक्लूजन बताया, तो इसके डिटेल के लिए आप क्या, इसके डिटेल के लिए आप प्रीमिसिस भी दोगे कि ये मरीज जो है उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लो है, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है। इसी तरह ये बाकी क्या है, बाकी भी एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। एंड में है कि दिस इज एन आर्गुमेंट एंड इट यूज लॉजिक टू रीच अ कंक्लूजन। तो लाजमी बात है कि आर्गुमेंट में जो कंक्लूजन होता है और जो प्रीमिसिस उसमें लॉजिक होना चाहिए। बगैर लॉजिक के, बगैर किसी साइंटिफिक मेथड के या सिस्टमेटिक मेथड के अगर आप कोई बात कहोगे तो उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। स्किल की बात तो ये तो आप लोगों को पता है कि जब आप किसी भी चीज़ के करने में जो है माहिर होते हैं या आप उसको परफॉर्म कर सकते हो प्रैक्टिकली, तो हम कहते हैं कि ये स्किल आपको आता है। द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल यूजुअली गेन थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से आप किसी चीज़ को सही तरीके के साथ परफॉर्म करना सीख जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये फला स्किल आपको
आता है। सेलेक्ट, तो इसमें क्या है, ये जो एग्जांपल है कि सेलेक्टिंग द करेक्ट साइज, जिस तरह इंजेक्शन लगाने का साइट अगर आप सही से सेलेक्ट कर सकते हो तो ये स्किल आपको आता है। यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, एडमिनिस्ट्रिंग द एसेप्टिक टेक्निक स्मूथली, तो ये जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको नॉलेज बेस आते हैं, जिसके आपके पास मोटर एबिलिटी आ जाती है, जिसमें आपकी क्लिनिकल जो है जजमेंट इंप्रूव होती है या स्ट्रांग होती है, जो आपके पास आता है महारत से, ट्रेनिंग से और तजुर्बे से, तो इस तरह के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को हम कहते हैं स्किल। और स्किल आता है नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन से, ट्रेनिंग से, जजमेंट से और फाइन मोटर एबिलिटी से। सही है। एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एक यूनिट भी है जो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। देखो, थिंकिंग कहते हैं सोचने को, क्रिटिकल कहते हैं इंतहाई एहतियात के साथ सही तरीके के साथ सोचना। मिसाल के तौर पे कोई भी इवेंट हो या कोई भी पेशेंट की ट्रीटमेंट हो, उसमें जब आप तमाम एस्पेक्ट से उस चीज पे सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे तरीका क्या है उस मरीज को ट्रीट करने का, तो इस तरह के थिंकिंग को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग की जो डिफिनीशन है कि अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, सिफ्टेड, synthesized and evaluated in order to understand a subject or issue। किसी भी इशू को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कंबाइन करते हो, उसको तरतीब देते हो, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। एक तो सिंपल थिंकिंग होती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में गौर से सोचते हो तो उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और ये एक कॉग्निटिव एक्टिविटी ऑफ क्रिटिकली एनालिटिकल एंड इवैल्यूएटिंग थिंकिंग। तो ये एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव एक्टिविटी लिखना है कॉग्निशन से, और कॉग्निशन कहते हैं वो चीज़ जिस पे आप सोचते हो और अपने जहन में उस चीज़ के बारे में आप डिसीजन लेते हो या जजमेंट करते हो, तो इस तरह की एक्टिविटी को हम कहते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो क्रिटिकल थिंकिंग कॉग्निटिव एक्टिविटी है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में ऑल एस्पेक्ट से सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये जितनी भी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, इसके डिफिनीशंस और इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे, और इसके बाद फिर हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे क्या, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये जितनी भी स्लाइड हमने पढ़े, इससे आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे। रीजनिंग क्या है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट्स एंड एविडेंस प्रेजेंटेड बाय थॉमसन। तो ये जो हमारे पास थॉमसन जो है, उन्होंने रीजनिंग की जो डिफिनीशन दी है वो इस तरह दी है कि ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन के बारे में, उसके फैक्ट्स, रियलिटी के बारे में, उस एविडेंसेस जो हमारे पास एविडेंसेस आए, इन तमाम को सोच के जब हम किसी भी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं रीजनिंग। तो फिर अगर आप किसी बंदे से किसी चीज़ के बारे में पूछते हो ना, तो वो कहते हैं मेरे साथ रीजनिंग ना करो। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में हमने किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमने उस सिचुएशन के ऑल एस्पेक्ट्स को देखना होगा, तो इसको कहते हैं रीजनिंग। बट conclusion can be based on faulty reasoning and or incorrect belief। अब रीजनिंग गलत भी हो सकती है, हो सकता है आपके पास एविडेंस जो है वो गलत हो, तो रीजनिंग आप गलत एविडेंसेस वगैरह पे भी कर सकते हैं और उसका फिर जो आपके पास कंक्लूजन होगा वो भी रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो ये क्या है? ये रीजनिंग है। नर्सिस आर टू पोस्ट टू वॉश, तो ये जो है एक मुहावरा उन्होंने यूज किया है कि नर्सिस जो है वो इतने ज्यादा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं
कि वो क्या है कि वो पेशेंट की सफाई या उसके जो है मरहम पट्टी वगैरह इन चीज़ों को फोकियत नहीं देते। तो ये क्या है, ये वैसे इनका जो है एक प्रोवर्ब जो है इन्होंने कोट किया है, तो ऐसा सच नहीं है। लेकिन रीजनिंग क्या होते हैं, ये इन्होंने अभी क्या किया है कि फॉल्टी कंक्लूजन है, फॉल्टी कंक्लूजन। तो रीजनिंग जो है किसी भी चीज़ के बारे में कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट, उसको हम रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग गलत भी हो सकती है, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एग्जाम्पल दिया है। assumption about nursing and higher education, other पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्विंग केयर। तो रीजनिंग हम डिफरेंट चीज़ों पे करते हैं। हमने देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा लोग सियासत पे रीजनिंग करते हैं, एक दूसरे से एविडेंस वगैरह उनको वो जो है ना वो पेश करते हैं। कभी कभार वो गलत भी होते हैं, उनका कंक्लूजन गलत भी होता है, लेकिन वो उस चीज़ को सपोर्ट करते जाते हैं। जिस तरह ये रीजनिंग आपके पास क्या है, ये गलत हुई है। तो इस तरह के किसी भी चीज़ के कंक्लूजन से पहले उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा सोचना, फैक्ट एंड एविडेंस को देखना, उसके बाद कंक्लूजन तक जाना, इसको कहते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं जो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग, और इसके बाद एक इंडक्टिव रीजनिंग आएगा। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से एमसीक्यूज हर साल लाजमी रिपीट होता है। सही है, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो कंटेंट है ये पहले भी नर्सिंग में इंक्लूड था, लेकिन और सेमेस्टर में तो उसमें ये एमसीक्यूज लाजमी आते थे। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ, तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये अंडरलाइन आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इफ द premises are true, the conclusion must be also be true। तो इसमें हम सर्टिनिटी की बात करते हैं कि आपके पास कंक्लूजन कब सही होगा, जब आपके पास प्रीमिसेस या कंक्लूजन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, जो सपोर्टिंग डिटेल है, अगर वो सही है तो आपके पास कंक्लूजन कंफर्म मस्ट सही होगा। तो ये सर्टिनिटी पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है उससे आपको पता चल जाएगा कि जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ किस तरह हम मूव करते हैं। जनरली अगर हम कहें ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, के सब जो है लोग जो है इंसान जो है उन्होंने एक दिन जाना है। सोक्रेट इज ह्यूमन, सोक्रेट भी एक ह्यूमन है, देयरफॉर सोक्रेट इज मॉर्टल, लिहाजा वो भी जाने, मतलब उसकी भी एक दिन डेथ होगी। तो ये क्या है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। अगर मैं आपको कहूं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ये सारे लोगों में टीबी काज करता है, ये एक स्टेटमेंट हुई। अब फला पेशेंट इस बैक्टीरिया को एक्सपोज हुआ, लिहाजा उसको भी ये टीबी डिजीज होगी। तो अब आप तमाम ह्यूमन से चले गए उस स्पेसिफिक पेशेंट की तरफ। तो इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव, जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल से मूव टू स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ। तो इस तरह की रीजनिंग को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रख लें। सेकंड हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो टाइप है तो उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से मूव करते हैं जनरल कंक्लूजन की तरफ। इसमें कंक्लूजन आर प्रोबेबल बट नॉट गारंटी, इसमें हम कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी देते हैं, चांस देते हैं, गारंटी उसकी नहीं होती। हालांकि डिडक्टिव रीजनिंग में हम सर्टिनिटी प्रोवाइड करते, गारंटी देते थे, इसमें हम प्रोबेबिलिटी देते हैं, गारंटी नहीं देते। अब एग्जाम्पल क्या है, द सन हैज राइजन एवरी डे इन द पास्ट ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर द सन विल राइज टुमारो। अगर मैं कहता हूं कि हर दिन सुबह सूरज निकलता है, आज जो है जैसी सुबह होगी सूरज निकलेगा। अब जनरल की तरफ से आप कहां पे आ रहे हो, मतलब आप हर दिन का कह रहे थे कि हर दिन सूरज ने निकलना है, आप स्पेसिफिक से अब आ रहे हो कि आज भी सूरज निकलेगा या कल भी सूरज निकलेगा। अब हो सकता है कल जो है बादल छाए हो और आपको सूरज नजर ना आए, लेकिन आपने आज
सूरज डे का, तो इसको जनरलाइज कर रहे हो जनरल उस पे सारे दिनों पे, तो इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। मिसाल मैं आपको दूं कि आप कहो कि हमारे पास ये एक पर्सन जो मोटरसाइकिल चलाता था उसने एक्सीडेंट किया। अब जितने भी लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो एक्सीडेंट करते हैं। अब एक पर्सन स्पेसिफिक से लेके आप जनरल की तरफ जा रहे हो, तो इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ये अंडरलाइन आप लोग ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इडक्टिव रीजनिंग। इडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि स्टार्ट विद एन इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड प्रपोज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, इन्फेरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता है कि आप स्टार्ट इन कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट लेते हो जो कि कंप्लीट नहीं होती, और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्या करने जाते हो, आप मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हो। तो इस तरह की रीजनिंग को कहते हैं इडक्टिव रीजनिंग। आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। पेशेंट हैज फीवर, कफ एंड फटीग, द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन इज फ्लू। अब आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन थे कि उसको बुखार हो रहा है, उसको खांसी भी है, उसके जिस्म में थकावट भी महसूस हो रही है, तो ये इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। अब इनको यूज करके आप एंड रिजल्ट पे कहां पे पहुंचे कि इस पेशेंट को फ्लू हो सकता है। तो इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं इडक्टिव रीजनिंग। ऑल दो इन्होंने लिखा है कि इसके और काजेज भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली काज जो है वो आपने कौन सा सेलेक्ट किया, वो आपने फ्लू को सेलेक्ट किया, और इन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो इस तरह की रीजनिंग को कहते हैं इडक्टिव रीजनिंग। इसको अच्छे तरीके के साथ समझ लो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि ड्रा कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर सिचुएशन और केसेस। इसमें क्या होता है कि आप कंक्लूजन की तरफ जाते हो दो सिमिलर चीजों या सिचुएशन या केसेस को कंपेयर करके, उनको कंपेयर करके आप क्या करते हो, आप कंक्लूजन की तरफ जाते हो। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इफ ड्रग ए रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन एडल्ट, ड्रग बी माइट आल्सो रिड्यूस ब्लड प्रेशर। मिसाल के तौर पे अगर आप कहो कि एक रजिस्टर्ड नर्स जो है वो इजीली पेशेंट को आईवी लाइन पास कर सकता है, तो कोई और जो रजिस्टर्ड नर्स होगा वो भी अच्छे तरीके के साथ आईवी लाइन पास करेगा। तो इस तरह की रीजनिंग को हम एनालॉजिकल रीजनिंग कहते हैं कि जिसमें आप दो चीजों को, जो सिमिलर सिचुएशन या चीजों को कंपेयर करके आप कंक्लूजन की तरफ जाते हो, इस तरह की रीजनिंग को कहते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट रीजनिंग जो हमारे पास है वो है काजुअल रीजनिंग। एस्टेब्लिश अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट लाइक स्मोकिंग काज लंग कैंसर, ओबेसिटी काज डायबिटीज, डायबिटीज काज हाइपरटेंशन। तो जब आप किसी काज और इफेक्ट के दरमियान रीजनिंग करते हैं तो इस तरह की रीजनिंग को कहते हैं कैजुअल रीजनिंग, कि काज और इफेक्ट के दरमियान आप रीजनिंग कर रहे हो। तो ये फिर आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। मॉरल या इथिकल रीजनिंग, तो ये तो नाम से भी जाहिर है कि रीजनिंग अबाउट व्हाट इज रॉन्ग और राइट, फेयर और अनफेयर बेस्ड ऑन इथिकल प्रिंसिपल, कि जब आप इथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, कि रीजनिंग कर रहे हो कि कौन सी चीज इस पर्सन के लिए सही है, कोई सी इसके लिए गलत है, मेरा क्या हक है, मेरा क्या फर्ज है। जब आप इन चीजों पे, इन इथिकल प्रिंसिपल पे रीजनिंग करते हो तो इस तरह की रीजनिंग को कहते हैं मॉरल और इथिकल रीजनिंग। ये एथिक्स सब्जेक्ट जो है आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे तो उसमें फिर आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। जिस तरह स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, कि किसी से चोरी करना इंतहाई बुरा है, क्योंकि ये अगर आप चोरी करते हो
तो क्या है कि आप फेयरनेस के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो। इस तरह किसी को नुकसान देना गलत है, क्योंकि अगर आप नुकसान दे रहे हो तो आप बेनिफिसेंस को वायलेट कर रहे हो। तो इस तरह की रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, मॉरल और इथिकल रीजनिंग। अब इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं, जो इस यूनिट का नाम भी है और इस सब्जेक्ट का नाम भी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग किसे कहते हैं, ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि द एबिलिटी टू यूज मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड स्किल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, इंटरप्रेट डेटा एंड मेक रिस्पॉन्ड डिसीजन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। कि जब भी हम मैथमेटिकल कंसेप्ट, उनके स्किल्स, कैलकुलेशन, नंबर्स वगैरह को डील करते हैं और कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, उन पे हम रीजनिंग करते हैं, तो इसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं। मिसाल मैं आपको सिंपल सा दूं कि ये फला दवाई आपने दिन में 3 मरतबा देनी है। अब 3 टाइम्स मैथमेटिक्स हैं, ये नंबर है, कितनी देनी है, 20 मिलीग्राम देनी है, 500 मिलीग्राम देनी है, ये नंबर है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम मेडिकल में डील करते हैं, उन पे रीजनिंग करते हैं, तो इनको कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इन नर्सिंग इट सपोर्ट सेफ क्लिनिकल जजमेंट, एक्यूरेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटा ड्राइवन केयर प्लानिंग। सही है। तो क्या है कि नर्सिंग में जब आप जजमेंट करते हो तो क्लिनिकल जजमेंट अच्छे तरीके के साथ आप तब करोगे जब आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती हो। जब आप मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हो या डेटा को मैनेज करते हो कि हमारे पास इतने लोग एडमिट हुए, इतने लोग एक्सपायर हुए, इतने लोगों में ये इन्फेक्शन आ रहा है। इसी तरह रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं कि इतने % लोग हैंड वॉशिंग करते हैं या नहीं करते, तो इन चीज़ों को आप समझोगे कब, तब समझोगे जब आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में पता हो। एक और जो है डिफिनीशन है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल स्किल टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें के डेटा को इंटरप्रेट करना, फिर उस इंटरप्रेट डेटा से रिजल्ट अखज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और एविडेंस बेस्ड जो है वो आप डिसीजन लेना। एविडेंस बेस्ड डिसीजन किसे कहते हैं, वो डिसीजन जिसके बिहाइंड आपके पास एक एविडेंस सबूत हो, तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए क्वांटिटेटिव स्किल्स होने चाहिए। तो स्किल्स तो आपको पता है कि आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके के साथ जो परफॉर्म करते हो, इसको सिंपल स्किल कहते हैं। अब अगर आप नंबर्स वगैरह को, मेडिसिन डोज कैलकुलेशन को, हॉस्पिटल डेटा को, पेशेंट डेटा को सही तरीके के साथ मैनेज करते हैं, तो आप में क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं। द एबिलिटी टू यूज नंबर्स एंड डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी ये एबिलिटी कि आप नंबर वगैरह को या डेटा को डील करो, तो इस एबिलिटी को कहते हैं क्वांटिटेटिव स्किल्स। एग्जाम्पल डोज कैलकुलेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक इन रिसर्च, या ग्राफ वगैरह, अगर कोई परसेंटेज वगैरह बनी है और आप उसको अच्छे तरीके के साथ समझ सकते हो, मतलब आप में क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास रीजनिंग का टाइप है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग इज द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर पार्ट। तो इसलिए मैं आपको सिंपल बता दूं कि रीजनिंग तो आप किसी भी चीज़ के एविडेंस या फैक्ट के बारे में पूछते हो या उसकी अंडरस्टैंड करते हो। एनालिटिकल निकला है एनालिसिस से, और किसी भी सिचुएशन की एनालिसिस हम कैसे करते हैं, उस सिचुएशन को डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक पार्ट को हर एक एंगल से देखना, तो हम कहते हैं कि हाँ मैंने एनालिसिस की, और ये इसको हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। इट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन। ये क्या करता है, इसमें आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन के डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह देखते हैं। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, आप में लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक क्या, कि वो प्रॉपर प्रोटोकॉल, कि इस प्रोटोकॉल के मुताबिक आपने किसी भी चीज़ के बारे में रीजनिंग करनी है, तो इसको कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। आप लोगों ने
MCQs के लिए याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि ब्रेकिंग कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू लॉजिक पार्ट्स, फाइंडिंग पैटर्न, सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या सिचुएशन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करें, हर एक पार्ट को सही तरीके के साथ स्टडी करें, उसका दूसरे पार्ट के साथ कनेक्शन देके और उसके बाद फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाए। तो इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। अब जो हमारे पास इस सब्जेक्ट वीडियो का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जाते हैं जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि डिडक्टिव रीजनिंग वर्क फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, यू बिगिन विद द जनरल स्टेटमेंट रूल आदि। तो वही बात है कि आप डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल से स्टार्ट लोगे और फिर जाओगे स्पेसिफिक की तरफ। यहाँ पे मैं आपको फिर मिसाल दूं कि अगर मैं कहूँ कि तमाम इन्फेक्टेड पेशेंट को फीवर होता है, ये उम्र इन्फेक्टेड है इसलिए उम्र को भी फीवर या टेम्परेचर होगा, तो ये हमारे पास आ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में कि हम जनरल तमाम पेशेंट से चले गए स्पेसिफिक उम्र की तरफ। सही है। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जाते हैं जनरल की तरफ, और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये जो है डिडक्टिव रीजनिंग के एग्जाम्पल हैं कि ऑल कार नीड फ्यूल टू रन, माई व्हीकल इज अ कार, माई व्हीकल नीड फ्यूल टू रन। अब ये जनरल बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिक पे आए हो, तो इस तरह की रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और ये इंडक्टिव रीजनिंग है कि द सन रोज इन द ईस्ट टुडे, द सन रोज इन द ईस्ट यस्टरडे, द सन रोज इन द ईस्ट द डे बिफोर, द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। आप स्पेसिफिक क्या करते हो, आज सूरज निकला, कल सूरज निकला। अब आप कहते हो कि हर दिन सुबह सवेरे सूरज निकलता है। तो ये क्या है, ये इंडक्टिव रीजनिंग है जिसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हो। और ये सेकंड लास्ट स्लाइड है डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग का, कि डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें जो है डिडक्टिव में जो कंक्लूजन होता है वो सर्टेनिटी उसकी ज़्यादा होती है, गारंटी होती है, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है, उसमें सर्टेनिटी नहीं होती। इसका पर्पस टू टेस्ट और अप्लाई द थियरी, इसका मतलब थियरी को जनरेट करना। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जाके जनरल की तरफ, तो वहां पे हम थियरी को जनरेट करते हैं। तो ये स्लाइड एग्जाम के हवाले से इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने सीखना है और याद रखना है। और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट स्लाइड जो है, जो कि थर्ड ऑब्जेक्टिव था हमारे पास के की स्किल्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल स्किल्स आपके होने चाहिए। आपको नंबर्स, उसकी मल्टीप्लिकेशन, फार्मूला वगैरह, इन चीज़ों का आपको समझ होना चाहिए, महारत होनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होने चाहिए कि आपकी रीजनिंग लॉजिकल हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं कि मैं आपको एक रिसर्च डेटा प्रोवाइड करता हूं और उससे आप मतलब अखज़ करते हो कि इससे मतलब कि इन्फेक्शन को हम इस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं या उस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। स्टेटिस्टिकल लिटरेसी उसकी होनी चाहिए, फार्मूलाज वगैरह उसको पता होना चाहिए, वो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, ये भी स्किल ज़रूरी है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते तो आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो रीजनिंग करते हो वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होनी चाहिए, जिस तरह पेशेंट का डोज कैलकुलेशन हो गया, पेशेंट का BMI कैलकुलेशन हो गया, पेशेंट का बेसिक मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेशन हो गया। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है। और कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग, जो फाइंडिंग आपके पास आ जाए, जो रिजल्ट आपके पास आ जाए, तो आप उसको अच्छे तरीके से आपने उसको कम्युनिकेट भी करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा। तो ये इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट था। वीडियो थोड़ी डिटेल के साथ है ताकि कोई भी पॉइंट
बगैर एक्सप्लेन के न रह जाए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के ज़रिए आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।